बच्चों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं रफ्तार बैच में सेकंड चैप्टर जो कि फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। इसमें हम फोर्स, टाइप्स ऑफ फोर्स ने मोशन के लॉ सब पढ़ेंगे, पर इसमें हम थोड़े चच्चा के बारे में पढ़ेंगे कि न्यूटन चच्चा ने क्या क्या पहाड़ फोड़े हमारे ऊपर, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे हम। 3 लॉ हैं हमारे पास मोशन के। और फोर्स, किसी भी चीज़ को पुश या पुल करना क्या होता है, वो फोर्स होता है। एक ऑब्जेक्ट को पुश या पुल करोगे तो क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। तो वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम रफ्तार बैच में सेकंड सेशन है हमारा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं न्यूटन चच्चा के बारे में। बहुत ही अच्छे चच्चा नहीं थे हमारे, पहाड़ फोड़ के चले गए हमारे ऊपर। पूरी फिजिक्स इन्होंने ही बनाई है। छोड़ो, फिर ये सब बाद में करेंगे, ये सब चीज़ें गुस्सा बाद में निकालेंगे। न्यूटन जो था वो 7 जनवरी को पैदा हुआ था 1643 में। यूनाइटेड किंगडम में पैदा हुआ था। ठीक है, वहाँ का राजा नहीं था पर है ना। और इसका नाम आइजैक न्यूटन है और ये मरा था 13 माह 1727। वाह, सेंचुरी पूरी कर, सेंचुरी तो पूरी हुई है। वाह, इसमें पैदा हुआ, इसमें मर गया। ठीक है, सही है। यूनाइटेड किंगडम में मरा था ये। सही है। इसको याद करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। मन है तो कर लो, वरना इसको याद करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। मोशन, मोशन तो मैंने आपको बता ही दिया। टू मोशन जो टाइम के साथ इधर से उधर चलता है। टाइम के साथ आप चलोगे, टाइम के साथ चल रहे हो। टाइम के साथ अगर आप यहाँ से वहाँ चलोगे टाइम के साथ, तो आप मोशन में। अगर टाइम के साथ आप वहाँ से यहाँ नहीं चलोगे तो आप मोशन में नहीं हो। जैसे कि ये मानो अगर टाइम चल रहा है और आपने इस बॉल को यहाँ फेंका, तो क्या है, बॉल मोशन में है। पर टाइम तो चले आ रहा, बॉल वहीं पे रुकी हुई है, कहीं नहीं फेंका, वो कहीं चल ही नहीं रही, अपनी पोजीशन ही चेंज नहीं कर रही, तो क्या वो रेस्ट पर है। जब टाइम के साथ विद रिस्पेक्ट टू टाइम आप पोजीशन चेंज करते हो किसी भी चीज़ की, तो वो क्या होती है, वो मोशन में होती है। ठीक है, बहुत सारे मोशंस होते हैं हमारे, ये रहे लिखे हुए, पढ़ने की ज़रूरत है। अब आते हैं फोर्स पे। बताया था मैंने, पुश एंड पुल एन ऑब्जेक्ट दैट मास एंड चेंज वेलोसिटी। फिर उसकी अगर हम उसको पुल एंड पुश करेंगे तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वो चेंज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया था, वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, अब आ जाते हैं इधर। फोर्स क्या है, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, वेक्टर अच्छा है, मतलब कि ये क्या है, इसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन बोथ हैं। ठीक है, इसमें क्या है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बोथ हैं। इसके ऐसा यूनिट क्या है, न्यूटन, जिसे हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एफ से। ठीक है, फोर्स का सिंबल क्या है, एफ। अब आते हैं कनेक्टेड फोर्स और नॉन कनेक्टेड फोर्स। कनेक्टेड फोर्स ये होता है जो कि टचिंग, मतलब कि फिजिकली किसी पर अप्लाई हो। आ फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट पे फिजिकली अप्लाई हो। फिजिकली अप्लाई मतलब किसी चीज़ को उठाना, किसी चीज़ को धक्का देना, किसी चीज़ को होल्ड करके रखना, वो सब क्या है, ये सब कनेक्टेड फोर्स है। नॉन कनेक्टेड फोर्स क्या है, जिसमें बिना किसी फिजिकल टच के फोर्स लगे, लाइक मैग्निफिक वो मैग्नेट फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, यहाँ पर देखो कनेक्टेड फोर्स, यहाँ पर देखो इन दोनों के हाथ कनेक्टेड हैं इससे। ठीक है, ठीक है, कनेक्टेड है, तो ये क्या है, ये है कॉन्ट्रैक्ट फोर्स। और नॉन कनेक्टेड फोर्स क्या है, नॉन कनेक्टेड फोर्स लाइक दिस एंड दिस, इलेक्ट्रिक, ग्रेविटेशनल, मैग्नेटिक फोर्स, ये सब क्या है, नॉन कनेक्टेड फोर्स। ठीक है, अब आते हैं इधर। ये क्वेश्चन है, व्हाट कैन फोर्स चेंज, फोर्स क्या चेंज कर सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा, फोर्स स्पीड चेंज कर सकता है, फोर्स डायरेक्शन चेंज कर सकता है, और फोर्स शेप भी चेंज कर सकता है। ठीक है, अब हमने नॉन कनेक्टेड और कनेक्टेड फोर्स पढ़ लिया। पढ़ते हैं बैलेंस फोर्स एंड नॉन बैलेंस फोर्स, बैलेंस फोर्स एंड नॉन बैलेंस फोर्स। चलिए पढ़ते हैं। तो देखो इसमें क्या है, बैलेंस फोर्स क्या होता है, जिसमें बैलेंस फोर्स वो होता है कि मान लो कि एक बॉक्स है, लेट मी आई, एक बॉक्स है, यहाँ पर एक इंसान उसको धक्का लगा रहा है और दूसरा इंसान यहाँ से उसको धक्का लगा रहा है। ठीक है, पुश कर रहे हैं दोनों। ठीक है, ये लगा रहा है 2 न्यूटन फोर्स और ये भी लगा रहा है 2 न्यूटन फोर्स। ठीक है, बॉक्स के ऊपर
तो बॉक्स कहीं नहीं हिलेगा, बॉक्स बीच में रहेगा। पर ऐसा तो नहीं फोर्स नहीं लगा, फोर्स लग रहा है, पर क्या कहते हैं इक्वल मैग्नीट्यूड में लग रहा है ना, इक्वल मैग्नीट्यूड में लग रहा है। फोर्स क्या लगा, इक्वल मैग्नीट्यूड में लग रहा है, तो फोर्स इधर नहीं उधर कहीं नहीं हिलेगा, बॉक्स कहीं नहीं हिलेगा। तो इस फोर्स को जो लगेगा उसको क्या कहेंगे हम, उसको हम कहेंगे बैलेंस फोर्स। ठीक है, आगे समझ में, इसे क्या कहेंगे हम, बैलेंस फोर्स कहेंगे। तो इक्वल क्या, ज़ीरो हो जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इक्वल टू ज़ीरो, इसका अर्थ बैलेंस फोर्स। तो बैलेंस फोर्स क्या है, वो शेप चेंज कर सकता है ऑब्जेक्ट की। ठीक है, इक्वल मैग्नीट्यूड में लगेगा और अपोजिट डायरेक्शन में लगेंगे दोनों फोर्स, एक इधर से लगाएगा एक उधर से लगाएगा। ठीक है, यहाँ पे दे रखा है, एक इधर से लगाएगा एक उधर से लगाएगा। लेट्स बढ़ते हैं अब अनबैलेंस फोर्स की। अब अनबैलेंस फोर्स क्या होगा, जहाँ पर ग्रेटर दैन ज़ीरो होगा फोर्स। क्या होगा, ग्रेटर दैन ज़ीरो। ग्रेटर दैन ज़ीरो मतलब उसी की तरफ चलते हैं। फिर रुको ज़रा, लग दोनों तरफ फोर्स रहा है, लग रहा है, सही है लग रहा है, बट एक तरफ 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और एक तरफ 3 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो आपके बॉक्स किधर जाएगा, बॉक्स इधर जाएगा। ठीक है, दिख रहा है ये, बॉक्स इधर जाएगा इधर जाएगा। पर इस बार क्या हो रहा है कि इक्वल मैग्नीट्यूड में फोर्स नहीं लग रहा, इक्वल मैग्नीट्यूड में नहीं बल्कि डिफरेंट मैग्नीट्यूड में फोर्स लग रहा है, डिफरेंट मैग्नीट्यूड में फोर्स लग रहा है, डिफरेंट मैग्नीट्यूड में फोर्स लग रहा है ना इस बार। तो ये इधर जाएगा इधर जाएगा, 2 न्यूटन हार जाएगा, 3 न्यूटन जीत जाएगा। तो इस फोर्स को क्या कहेंगे, तो जिधर एक तरफ ज़्यादा एक तरफ कम है, इस फोर्स को क्या कहेंगे, अनबैलेंस फोर्स। क्या कहेंगे, अनबैलेंस फोर्स। ठीक है, ये क्या चेंज कर सकता है, स्पीड एंड पोजीशन चेंज कर सकता है एन ऑब्जेक्ट की। समझ में आ गया। ठीक है, अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा इनर्शिया। Inertia is a different as a property of a matter which it dares to maintain its state of rest or uniform motion along a straight line. Inertia क्या है, inertia वो प्रॉपर्टी है जो कि सिर्फ रेस्ट में ही रहना चाहती है। वो रहना रेस्ट में ही चाहती है, पर क्या करें मजबूर है वो। है ना, इनर्शिया क्या है, इनर्शिया वो है जो वो प्रॉपर्टी है मैटर की जो कि सिर्फ रेस्ट में रहना जानती है, रेस्ट में, आलस है। मतलब कि मास के साथ होगी, मास बढ़ेगा तो इनर्शिया भी बढ़ेगी। क्या होगा, मास बढ़ेगा तो इनर्शिया भी बढ़ेगी। ये रहा, मास विल बी इंक्रीज तो इनर्शिया विल बी इंक्रीज, क्योंकि मास और इनर्शिया वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के। और अगर वो डिक्रीज़ होगी तो मास भी डिक्रीज़ होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा ज़रा इधर आओ, आ गए। ठीक है, अब देखो देखो इनर्शिया जो होता है हमारा, ये जो हमारी इनर्शिया है वो क्या है, मतलब कि वो ऐसी चीज़ है, वो रेस्ट पे रहना चाहती है, पर उसको एकदम से पोजीशन चेंज हो जाती है तो वो रेस्ट पे नहीं रह पाती। ठीक है, मतलब कि अगर आप एक चाकू लोगे, ठीक है, और उसके नीचे सेब रखोगे, सेब में डाल दोगे, और आप ऊपर से फोर्स लगाओगे ना, तो सेब अपने आप ऊपर आएगा। क्यों आएगा, ये चाकू है, करके देखने कभी अपने घर पे, ये चाकू है, चाकू के नीचे सेब है। ठीक है, कुछ भी फल रख लो। ठीक है, अब आप ऊपर से फोर्स लगाओगे तो ये जो एप्पल है वो ऊपर आएगा, ऊपर फोर्स लगाओगे, नीचे डैप डैप करके, ऊपर से डैप डैप करके फोर्स लगाओगे, हैं, तो ये सेब क्या है, ऊपर आ जाएगा, ये चाकू के ऊपर आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। क्यों, क्योंकि वो अपनी जगह से नहीं हिला, हमने चाकू को नीचे कर दिया। एक तरह से हमने उसको चाकू को नीचे कर दिया, वो अपने रेस्ट पे रहना चाहता था। ये क्या है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, वो रेस्ट पे रहना चाहता, पर हमने उसको डैप डैप करके ऊपर कर दिया। ठीक है, अब समझ लेते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट रिमाइन टू रेस्ट इफ मोशन remains in motion at a constant velocity unless act on a net external force। नहीं समझ आया, कोई बात नहीं, यहाँ पे समझो। जैसे कि आप एक बस में होते हो, बस में आपके जो पैर, आप जो होते हो वो आप नीचे होते हो, आराम से बैठे होते हो। ठीक है, जब एकदम से झटका लगता है तो आप आगे की तरफ जाते हो, जाते हो आगे की तरफ। क्यों जाते हो भाई, क्यों जाते हो, एकदम से वो एकदम से रुक जाता है ना, एकदम से फोर्स लगता है, पर आपका शरीर जो होता है बस से कनेक्ट होता है, बस से
कनेक्ट होता है, फिजिकली कनेक्टेड फोर्स होता है। तो वो चिपका होता है, पर जब एकदम से फोर्स लगता है तो वो एकदम से आपका जो बस से है वो कॉन्टैक्ट होता है, आप आगे जाते हो। बिल्कुल इसी तरह ये बॉल जो वो रेस्ट पर होती है, पर इसके ऊपर अलग बैलेंस फोर्स लगाया जाता है। एक तरफ से फोर्स लगा तो मतलब बैलेंस फोर्स है, अनबैलेंस फोर्स है, मीन एक तरफ से फोर्स लगा तो अनबैलेंस फोर्स लगाया जाता है। और ये क्या होती है, नेट की तरफ चली जाती है। तो इसके बाद एस कांस्टेंट स्पीड और डायरेक्शन है, तो ये अपनी स्पीड और डायरेक्शन चेंज करेगी। यहाँ से लगा फोर्स तो यहाँ से यहाँ को जाएगी ना, यहाँ पे यहाँ को आएगी, तो इसने क्या करा, अपनी स्पीड चेंज करी, डायरेक्शन चेंज करी, बिकॉज अनबैलेंस फोर्स। अभी हमने पढ़ा था अनबैलेंस में ही, अनबैलेंस में थे हमने पढ़ा था, ये रहा देखो, स्पीड और पोजीशन। पोजीशन मतलब डायरेक्शन भी होता है एक तरह से। पोजीशन, आप इस पोजीशन पर खड़े हो, फिर अचानक से आपको इस पोजीशन में कर दिया जाए, इस पोजीशन में खड़े हो, आपको इस पोजीशन में कर दिया जाए, तो समझ रहे हो ना। अब आते हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, F इक्वल टू ma। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट एक्सटेंट फोर्स अप्लाइड। द चेंज इज अ मोमेंटम डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड। जैसे कि मोर फोर्स, ये साफ चीज़ें कहना चाहता है, ज़्यादा फोर्स होगा तो ज़्यादा ही एक्सेलरेशन होगी। सेकंड लॉ को आप इतना आसान समझो, ज़्यादा फोर्स ज़्यादा एक्सेलरेशन, बस। ठीक है। अब आता है मोमेंटम। मोमेंटम इज द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स क्वांटिफायर। तो मास एंड वेलोसिटी एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। मोमेंटम किस पे, मोमेंटम तीन चीज़ों पे, दो चीज़ों पे करता है, मास एंड वेलोसिटी। ठीक है, मोमेंटम तीन चीज़ों पे बेसिकली फंडामेंटल है, मास एंड वेलोसिटी। अब इसका एक जरा न्यूमेरिकल करके देखते हैं। व्हेन आ फोर्स 40 न्यूटन अप्लाइड ऑन अ बॉडी टू मूव विद एक्सेलरेशन इज 5 मीटर्स। तो हमें बताना है, कैलकुलेट द मास ऑफ एन बॉडी। क्या करना है, मास ऑफ एन बॉडी, ठीक है, मास निकालना है। तो ये रहा हमारा फोर्स इज इक्वल टू m इंटू ए। ठीक है, फोर्स इज इक्वल टू m इंटू ए। यहीं पे पढ़ा भी हमने, पढ़ा, ठीक है। m में रख दिया हमने, और हमें क्या निकालना है, मास। मास निकालना है, तो हमने मास को बाहर भेज दिया, अब मास बाहर आ गया और f को हमने अंदर भेज दिया, तो f इज इक्वल टू a और इधर आएगा m, तो हमारा फॉर्मूला ये बन जाएगा। तब हम ऊपर अगर हम रख देंगे 40 न्यूटन डिवाइडेड बाय 5, तो क्या आएगा 8। तो हमारा क्या आंसर हो गया, 8 kg मास। मास की ऐसा यूनिट kg होती है ना। आते हैं इम्प्लस। ये तो मैथमेटिकली, ये इम्प्लस का फॉर्मूला भी होता है एक, ये F इजकल टू mv माइनस mu अपॉन टी, इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, इसको इस ऐसा यूनिट होती है इसकी, ms kg। ठीक है, अब आते हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पे, हमने समझा तो दिया, फिर ये दोबारा आ गया क्या, कोई बात नहीं, दोबारा समझ लेते हैं, इसमें कौन सा कुछ जा रहा है। ठीक है, देखो फॉर्मूला ऐसे बना है, एन ऑब्जेक्ट है, इसका मास है, पीछे से फोर्स लगा, आगे वो एक्सेलरेट हुआ, तो इसका फॉर्मूला बन गया, ख़त्म बात। फोर्स कैसे काउंट करेंगे, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो ठीक है, बाकी इसमें क्या कहा गया, मोशन स्टेट, एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस बाय अ नेट फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट फोर्स इन द सेम डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स इज द इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास द ऑब्जेक्ट। इसमें क्या कहा, इसने कहा कि जो हमारा मास है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा ऑब्जेक्ट के। थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एवरी एक्शन इज द इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। बहुत ही इजी है। अगर आप एक दीवार पे फोर्स मारोगे तो वो आपको बैक फोर्स मारेगी। अगर आप मान लो एक टैडी को मारोगे तो बाप ने वो, मतलब आपको भी, आप दीवार पे मार रहे हो, दीवार पे मार रहे हो तो आपको चोट लगेगी ना, आप अपना हाथ दीवार पे मारोगे तो मतलब वो भी आपको मार रही है एक तरह से। एवरी एक्शन इज द इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, किसी भी एक्शन का इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है।